हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल। देखिए, हम लोग जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, सेल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहली चीज़ जो कवरिंग होती है सेल की, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस पढ़ चुके हैं, डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट कवरिंग की बात करेंगे। मतलब इसके अलावा एक और कवरिंग होती है, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल इज़ ऑल्सो आउटर मोस्ट। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है वो जिस सेल में प्रेजेंट है उसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी और उससे इनर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल हर सेल में प्रेजेंट नहीं है, बट जिसमें प्रेजेंट है ना। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अर्स, है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, इट इज़ नॉट सॉरी, हमारी जो सेल होती है इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम सेल वॉल, है ना। इसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल नहीं होती। सो एक्सेप्ट एनिमल सेल, ठीक है, जो भी सेल्स होती हैं जिनमें सेल वॉल है एज एन, वो आउटर मोस्ट होगी हमेशा। तो सबसे आउटर अगर बात करें तो सेल वॉल एक सेल के अंदर, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन अंदर का साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। ठीक है, सो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। एनिमल सेल को छोड़ के हर सेल के अंदर, ये जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगी वहाँ ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। और ये नॉन लिविंग होती है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, इट इज़ नॉन लिविंग, है ना, लिविंग नहीं है ये स्ट्रक्चर। थिक होता है बहुत और रिजिड होती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन जो होता है ना वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, बिकॉज ये जिन ऑर्गेनिज्म में होती है ना वो जनरली थोड़ा सा हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और नॉट दैट मच बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, है ना, वो उनका ऐसा हैबिटेट रहा है जहाँ पे थोड़ी कंडीशंस क्या रही हैं, एडवर्स रही हैं, सो दैट उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। सो नॉन लिविंग। अब सेल वॉल के कैरेक्टर देखिए, सबसे पहला आउटर मोस्ट कवरिंग भी नो, नॉन लिविंग है, थिक है, रिजिड है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इसकी परमेबिलिटी, कोई भी मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे, कोई भी वॉल या फिर जो भी है, तो उसकी परमेबिलिटी की बात करेंगे तो ये फ्रीली परमेएबल होती है, किसी के लिए भी, कोई भी आओ कोई भी जाओ वाला सीन है यहाँ पे, है ना। बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती थी, सेलेक्टिव परमेएबल होती थी। कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को क्या करती थी, वो अलाउ करती थी। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक प्लांट सेल में। देखो, यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल आपको याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल में दो चीज़ें आती हैं, है ना, क्या क्या, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और फंजाई भी। एज अगर आप याद रख पाएँ तो फंजाई भी याद रखना। ये सेल्स हैं, ये किस में आती हैं, यूकैरियोट में आती हैं, और प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया सेल आती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टिल हेयर नाउ वी नो दी मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो हम लोग इजीली, हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या यूकैरियोटिक सेल है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो यूज हम लोग भी हैं, सॉरी, यूकैरियोटिक तो हम लोग भी हैं, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक तो एनिमल सेल भी होती है, बट यूकैरियोटिक एनिमल सेल डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इट, है ना। हमारे अंदर ये नहीं होती, ये प्लांट्स के अंदर होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। सिर्फ कहने की बात है, आपको इतना याद रखना है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बाकी प्लांट में होती है, फंजाई में होती है एंड बैक्टीरिया में होती है। ठीक है ना। अगर कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, सबके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है सेल वॉल का, मतलब ये किस किस स्ट्रक्चर से मिलके बनी हुई होती है। तो प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज, इन दो चीज़ों की मिलके बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज। एंड व्हाट इज सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड है, मतलब छोटे छोटे जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं खूब सारे, वो इकट्ठे होके एक जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, खूब सारे ग्लूकोज, आपके जो ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट होके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग सेल्यूलोज बोलेंगे। और ये जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल हैं ये पूरा क्या बनाएंगे, सेल वॉल बनाएंगे इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होगी, इट इज़ कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, और समटाइम्स पेक्टिन, है ना, कभी कभी पेक्टिन भी होता है। इसके अलावा अगर फंजाई की सेल वॉल की बात करें, सो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटिन, किसकी मिलके बनी हुई होती है, काइटिन की।
एंड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज़ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो उसमें सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक याद रखना है, दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, हमेशा प्रोकैरियोटिक होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन। प्रोटीन और ग्लूकोज शुगर की मिलके बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको कंबाइनली पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। वेरी सिंपल, आपको सीधा याद रखना है, अभी कुछ ज़्यादा अंदर जाके घुसने समझने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए कि सेल वॉल किस किस की मिलके बनी हुई है, किस किस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से यहीं से अराइज होता है कंपोजिशन पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब देखो होता क्या है, लाइक ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। इन सेल्स के ये सेल वॉल हैं, इनकी जो बाहर वाली सेल वॉल है लाइक ये सेल वॉल है, ठीक है। तो दो एडजेसेंट जो सेल वॉल होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक स्ट्रक्चर से, एक जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेमेला। सो दो सेल वॉल आपस में जुड़ी हुई किससे होती हैं, मिडल लेमेला। ये क्या है, मिडल लेमेला। इधर एक सेल होगा, इधर एक सेल है, तो ये आपस में एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। जब सेल से टिश्यू बनता है ना एग्रीगेशन में, खूब सारी सेल्स का एग्रीगेशन क्या होता है, टिश्यू होता है। तो उस टिश्यू के अंदर जो खूब सारी सेल्स हैं वो आपस में इकट्ठा कैसे रहती हैं, तो उनकी जो सेल वॉल है वो अटैच रहती हैं, ठीक है, किससे। और सेल वॉल सिर्फ मतलब प्लांट के केस में ऐसा नहीं होगा, वी नो वेरी वेल, सॉरी एनिमल के केस में ऐसा नहीं होगा, ये तो हमें पता है, बिकॉज एनिमल के पास तो सेल वॉल है ही नहीं। तो जिनमें सेल वॉल है वहाँ पे मिडल लेमेला होती है, दो सेल वॉल के बीच में, दो सेल की सेल वॉल के बीच में क्या होती है, मिडल लेमेला। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, विच जॉइन टू सेल वॉल, दो सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल की दो सेल वॉल को ज्वाइन करेगी। सो बेसिकली इट इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल। ये जेली लाइक होता है एंड कंपोज्ड ऑफ, इसका कंपोजिशन भी आपको याद रखना है मिडिल लेमेला का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, है ना। इन चीज़ों का मिलके बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भी आप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। नाउ अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, ये तो हमारा बेसिक जनरल कैरेक्टर्स हो गए, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाएगा, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। हाँ ऑफकोर्स, कोई भी आउटर मोस्ट जो चीज़ है वो शेप को डिटरमाइन करेगी, क्योंकि जैसी सेल वॉल का स्ट्रक्चर वैसे ही उसकी सेल होगी, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। द नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन भी तो ये करती है। इट इज़ ऑल्सो अ रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग है तो इसको एज एन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर वाली सेल को लेयर को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हार्ड रिजिड है इसलिए। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट ड्राइनेस, ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है, सेल को ड्राई नहीं होने देती, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ा सा फ्लूइड नेचर की है, अंदर भी पूरा फ्लूइड ही रीजन है, ठीक है। और ये जो है ये नॉन लिविंग रिजिड है, सो ये भी मेंटेन, जो आपका फ्लूइडिटी वाला जो चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर कंसनट्रेशन है उसको भी मेंटेन करने का इसका वर्क होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। अब कोई भी जो चीज़ बाहर है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर तो हेल्प करेगी ही, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ कोई भी चीज़ों का अंदर आना या बाहर जाना, इसमें और किसका रोल होता है, सेल वॉल का, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो टिल हेयर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जनरल कैरेक्टर्स पढ़े सेल वॉल के। अब एज एन कोई डायग्राम नहीं है हमारे पास, ना कोई मॉडल है सेल वॉल का, ठीक है, कि जिसको हमें याद रखना ही रखना है। बस सेल वॉल इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कैल्शियम आपका सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज इन केस ऑफ प्लांट, काइटिन इन केस ऑफ एनिमल फंजाई सेल, एंड पेप्टिडोग्लाइकेन इन द केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, now we'll discuss a phenomena that is termed as plasmolysis. What is plasmolysis? See, हम लोगों ने ऑस्मोटिक कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हर सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस कैसा होगा, एंडो होगा या एक्सो होगा, वी नो वेरी वेल। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार वो चीज़ पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको मिलेगा, उस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे समझ आने वाला, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, रिमेंबर। सो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, देखिए, जब भी आप एक एनिमल सेल को, एनिमल सेल के अंदर क्या होगा बताइए मुझे,
सेल वॉल होगी। तो जब भी एक एनिमल सेल को हम लोग डालेंगे, एक सेकेंड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, सो अगर ये क्या है, हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक कैसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर, सो दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, सॉल्यूट है, या फिर एक सेकेंड, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या है, कम है, एज़ कम्पेयर टू अंदर। अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। सो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउट, मतलब सेल से मीडियम के अंदर पानी, वाटर जो है वो मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, वी नो, बिकॉज अंदर इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मीडियम के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है ऑफ वाटर की। तो वाटर हमेशा सेल से कहाँ मूव करेगा, मीडियम में मूव करेगा। नाउ एक चीज़, जो सेल वॉल होती है ना वो रिजिड होती है। अब वाटर बाहर तो निकलता जाएगा बट सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। नॉर्मल जब हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते थे तो वो श्रिंक होती थी, ठीक है, वो श्रिंक होती थी और श्रिंक होके पूरा, मतलब उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो पूरा श्रिंक हो जाता था, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि जैसे जैसे पानी निकलता जा रहा था सेल के अंदर से वो श्रिंक होती जा रही थी। बट इन दिस केस जो वाटर तो अभी भी निकल रहा है, बाहर जा रहा है, बट जो सेल वॉल है वो रिजिड है, वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगी, उसके अंदर से चाहे कुछ भी निकाल लो। तो इसके अंदर एक अलग सा क्या होता है, फिनोमिना होता है कि थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये जो सेल वॉल है ये तो एज इट इज़ रहेगी और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म नाउ, द प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, वो क्या होएगा, धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा। वो तो श्रिंक हो सकता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो तो श्रिंक हो सकती है। सो इसके अंदर वो श्रिंक होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे वो श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल ऐसे नहीं बनी रहेगी और धीरे धीरे करते करते ऐसे अगर नेक्स्ट में देखें तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर हम लोग फिनोमिना को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्रोटोप्लाज्म का लाइस हो रहा है। तो इसलिए लाइस मतलब टूटना होता है वैसे तो, बट हेयर यहाँ पे इसका मतलब, लाइसिस का मतलब है उसका श्रिंक होना। सो प्रोटोप्लाज्म का जो श्रिंकेज है, ठीक है, इन एनिमल सेल, ये सिर्फ एनिमल सेल में, ध्यान रखिएगा ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सेल कौन सा है, एनिमल सेल, है ना। प्लांट सेल के केस में तो सॉरी माय मिस्टेक, एनिमल सेल नहीं है, एनिमल सेल में तो ऐसा नहीं होता, ये है आपका प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल में तो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अब ऐसे कोई सेल वॉल तो होती नहीं है, तो इजीली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो श्रिंक हो जाती है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल बाहर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेल वॉल, और वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। वाई, बिकॉज इट इज़, यहाँ पे देखिए रिजिड है और थिक है, हमने बात किया था रिजिड और थिक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, इसके अंदर से कितना कुछ भी निकाल लो। तो जैसे जैसे वाटर निकलता जाएगा इसका स्ट्रक्चर तो मेंटेन रहेगा, बट अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो श्रिंक होता चला जाएगा, और उसके श्रिंकेज की वजह से धीरे धीरे जो सेल है उसका तो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, बट प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, और ये जो सेल है ये कहलाएगी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। What we call this cell? This cell is termed as plasmolized cell. Now इसका एक रिवर्सल प्रोसेस भी होता है। अगर अब ये जो प्लाज्मोलाइज सेल है इसको उठा के मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं तो इससे जस्ट उल्टा प्रोसेस चलेगा। क्या होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सेल है ये वाटर गेन करेगी, हाइपोटोनिक के अंदर हमेशा सेल वाटर गेन करती है, तो वो गेन करेगी और धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म जो होता है वापस से क्या होने लगेगा, मतलब बड़ा होने लगेगा। श्रिंकेज अब उसका कम होता जा रहा है बिकॉज वो वाटर गेन कर रहा है, वापस से अपनी नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर था वो कंज्यूम करने लगेगा, बट बर्स्ट नहीं होगी लास्ट में सेल। क्यों बर्स्ट नहीं होगी, बिकॉज वो ये लास्ट में क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखेगी, वो फटने नहीं देती ईजिली,
ठीक है। सो क्या हो जाएगा धीरे धीरे, इसमें श्रिंकेज भी इतना नहीं होता कि पूरा सेल श्रिंक हो जाए, मतलब सेल वॉल तो ऐसी कैसी रहती है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है। और जब इस चीज़ को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सेल बर्स्ट भी नहीं होती, नॉर्मल अपना स्ट्रक्चर ले लेती है, जितना वाटर अंदर जाता है उसके बाद बर्स्ट नहीं होगी। उसको बोलते हैं हम लोग डी प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस हो गया, फिर रिवर्स प्लाज्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेटर टर्म इज रिवर्स प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस तो किस में होता है, ध्यान रखिएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके उल्टे में क्या होगा, रिवर्स प्लाज्मोलाइसिस। और ऐसी सेल को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे जिसके अंदर ये फिनोमिना हो रहा है। तो बहुत इजी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म वी नो, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। एक टर्म और होती है प्रोटोप्लास्ट। अब ध्यान रखिएगा ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग हैं। प्रोटोप्लाज्म अलग है, ये सिर्फ फ्लूइड के लिए है, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट इज दिस प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो क्या ध्यान देना है, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब फ्लूइड वाला पार्ट, बट प्रोटोप्लास्ट इज दिस कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों चीज़ों को, या फिर बोलो इन तीनों चीज़ों को, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को, या फिर प्रोटोप्लाज्म, एक ही बात है, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंबाइनली हम लोग एक टर्म देते हैं दैट इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एनिमल सेल इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लास्ट? या ऑफ कोर्स सिमिलर है, बिकॉज एनिमल सेल के अंदर भी सेल वॉल नहीं होता बाहर, उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म सॉरी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मैं उसको प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकती हूँ। सो आपको ये दो टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या है एंड प्रोटोप्लास्ट क्या है, बिकॉज चैप्टर के अंदर ये चीज़ें आगे आती हैं बहुत, ठीक है। तो आपको इन दो टर्म में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों टर्म अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है। और ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस? श्रिंकेज ऑफ, प्लाज्मोलाइसिस कहाँ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। when a cell is placed in hypertonic solution, इसको लिख लीजिए, ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया। और रिवर्स प्लाज्मोलाइसिस, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लाज्मोलाइज सेल को डालेंगे तो वापस से अपना स्ट्रक्चर रीगेन कर लेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म गड़बड़ा रहा है, पूरी सेल का स्ट्रक्चर नहीं गड़बड़ाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आफ्टर दिस विल डिस्कस जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, वो ओके। नाउ हम एक बार के लिए क्या करेंगे, एक जनरल सा डायग्राम देखेंगे, ठीक है, सेल का, ताकि हम लोग जितने भी आगे के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सेल के, उनका थोड़ा सा हमें आइडिया रहे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम माने ये एक सेल है, कोई भी सेल, अभी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं या एनिमल सेल बना रहे हैं मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लांट सेल एनिमल सेल में, थोड़ा नहीं, अगर बहुत अंदर जाएं तो काफ़ी डिफरेंस होता है, बट एज इन हम नॉर्मल अगर सेल का स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अगर ये एनिमल सेल हुई तो ये क्या है, इसके आउटर सेल वॉल है। सो दिस इज सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है आपका, रिजिड सेल वॉल है, एंड इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। सो हियर अंदर क्या है हमारे पास, सारा साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना।
इसके बाद एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जनरली सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट थोड़ा सा डिफर करता है, पेरीफेरी में भी हो सकता है। पेरीफेरी मीन्स साइड वाइज, सेंटर के अलावा, और जनरली सेंटर में भी हो सकता है। तो हम अभी सेंटर में बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। सो दिस इज न्यूक्लियस, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है। तो न्यूक्लियस को सराउंड कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको सराउंड करने वाली। सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस के पास भी अपनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दिस इज न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो भी फ्लूइड पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक जनरल हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा और अब जितना भी पार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, वो होती है सेल ऑर्गेनेलीज। तो सबसे मेन सेल ऑर्गेनेली सबसे पहले बात करें तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज व्हाट, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा होते हैं हमारे पास प्लास्टिड, तो ये क्या है, प्लास्टिड। ये हम जनरल हर सेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये प्लांट सेल की बात हो गई, बिकॉज हमने इसमें सेल वॉल भी डिस्कस कर ली, वो सिर्फ प्लांट में होती है, और प्लास्टिड जो होते हैं वो भी सिर्फ प्लांट में होते हैं। तो ये ऑटोमेटिक किसका डायग्राम बन गया, प्लांट सेल का, ठीक है। बट जनरल हम जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एज इन सेल ऑर्गेनेली, प्लास्टिड एज इन सेल ऑर्गेनेली। इसके बाद और सेल ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये क्या है, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस, कुछ भी बोल सकते हैं। इन सब के फंक्शन, इन सब का स्ट्रक्चर, इन सब का मेन रोल, ठीक है, डायग्राम, ये हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि सेल के अंदर क्या क्या है और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। सो गोल्जी बॉडी। इसके अलावा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऐसे लेमेलर से स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग, जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं, दैट इज आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक अटैच होते हैं, हम उनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बार बार ध्यान रखिए मैं क्या कह रही हूँ, एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इन सबके स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, फंक्शन भी। सो फॉर दैट पर्पज डोंट वरी, है ना, एक बार के लिए हमें पता चल जाए हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। इसके अलावा और छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, एंजाइम फील्ड, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। कुछ और बॉडीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। वैसे इस सेल में सेंट्रियोल बनाना नहीं है, नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये प्लांट सेल है, बट फिर भी एक बार के लिए हमें पढ़ना है सेंट्रियोल, है ना, वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, हमें एक बार पढ़ना है, इसलिए हम इसमें डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बट प्लांट सेल के अंदर कभी भी सेंट्रियोल नहीं होता है। द रीज़न बिहाइंड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका सेंट्रियोल। इसके अलावा छोटी मोटी बॉडीज़ मिलती हैं, जैसे कि पैरोक्सीसोम हो गए, और एक सबसे मेन चीज़ जो हम लोग स्किप कर रहे हैं, दैट इज़
राइबोसोम, बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। और छोटी मोटी मैंने बोला, और कुछ राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी लगे हुए रहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से इसको। कुछ छोटी बॉडीज और होती हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजोम्स। सो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट एक सेल का डायग्राम हो गया, जिसके अंदर आउटर कवरिंग दो, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनली, इन सब के बारे में ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास हेड जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और इन सबको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे एक बार के लिए। नाउ यू नो कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है ये हमें पता चल गया। सो ये एक आपको एक नॉर्मल सेल का डायग्राम अपने दिमाग में रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं। वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच, है ना, बिकॉज ऐसे तो कोई चीज़, कोई ऑर्गन हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ हमारे अंदर है या सेल के अंदर है, उसका एक स्पेसिफिक रोल ज़रूर होगा। कुछ चीज़ें ही होती हैं जो रूडिमेंट्री होती हैं, अब उनका यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर क्या है, हम एज एन ह्यूमन बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो in next video we'll going to discuss the further structures of the cell, like हम लोगों ने outer coverings की बात कर ली। now we'll discuss the main structure that is nucleus, है ना। nucleus का हम लोग पूरा structure देखेंगे अच्छे से, detailed structure, and उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं we'll discuss that also, ठीक है। thank you।